हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से हम आपके लिए वीडियो लेकर के नहीं आए थे। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ के वीडियो, साइंस के वीडियो और बहुत सारे ज्ञान के वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लाया जाए। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था कि सर एनसीईआरटी मैथ को, बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ को आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हमने भी ये बात सोचा कि चलिए क्यों नहीं जल्द से जल्द इस एनसीईआरटी मैथ को जल्दी से जल्दी क्लियर करा जाए। तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को हम पूरे अच्छे तरह से हम इसको समझते हैं। आप लोगों को पूरे उम्मीद के साथ कहता हूं कि इस एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि जितने भी इस बुक में एक्सरसाइजें हैं हम आपको चुटकियों में हम आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना जरूरी होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले तो इसके बारे में जानना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे के मैथ को अच्छी तरह से हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इनके जो शब्द होंगे, बहुत सारे जो इनके शब्द का जो अर्थ होगा आपको बहुत सताने वाला है। तो इसलिए हम पहले इसके बारे में समझ जाते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज में पहले यही दिया हुआ है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो हमको ये जानना है कि रियल नंबर आखिर क्या होता है। देखिए, जितने भी आप अपने बुक में जो संख्याएं पढ़ते हैं वो सारे संख्याएं जो हैं आपको वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे वास्तविक संख्या में क्या आ जाता है, वास्तविक संख्या में आ जाता है आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आता है, परिमेय आता है, अपरिमेय आता है, और भी बहुत सारे ऐसे संख्याएं आ जाती है जो वास्तविक संख्या कही जाती है। हम सबके बारे में बारी बारी से समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। नहीं तो आगे चल करके हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो थोड़ा सा ये सब सताने वाला है। तो इसलिए चलिए हम थोड़ा इसको अच्छा से इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, आपके टीचर जरूर ये बात पढ़ाए होंगे, ठीक ना, कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बुलाता है नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनती की संख्या को कही जाती है। मतलब ये कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना, मतलब हम जो भी गिनती की संख्या में लिखते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, n से सूचित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या आ जाता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश, मतलब सो वन। यानी कि ये प्राकृतिक संख्या अनंत तक होता है। कितना होता है आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब ये कि आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन ये प्राकृतिक संख्या खत्म नहीं होने वाला है। ठीक ना, वही संख्या जो आप मैथ बनाने में उसको यूज करते हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका डिफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो चलिए, हमने इसको तो समझ लिया, अब इसको समझते हैं पूर्ण संख्या को, कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। इसको W से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है, W से। तो देखिए, यानी कि अगर गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दें, यानी कि इन्हीं संख्याओं में, यानी कि जो गिनती की संख्या उन्हीं संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देते हैं तो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 डैश डैश, यानी कि ये भी अनंत तक जाएगा। मतलब आप इसका भी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना जाएगा, और वो खरबो नहीं कर सकते, बल्कि इसका अंत नहीं है। ठीक ना, यानी कि गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल हो जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे पूर्णांक क्या होता है। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सब पूर्णांक क्या होता है। देखिए, ये सब जो है ना वास्तविक संख्याएं हैं और इनके बारे में जानना होगा, ये आपके लिए बेसिक होगा। ठीक ना, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं ये पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वैसी संख्याएं होती है जैसे 0, 1,
2 3 और डैश डैश इंफिनिटी, मतलब ये जाता ही रहेगा। और साथ में माइनस में भी ये रहेगा, -1 -2 -3, ये डैश डैश ये जाता ही रहेगा। आपको लग रहा है ना, ये पूरा जो है पूर्णांक है, यानी कि प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा। समझ रहे हैं ना, जो प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा उसको हम कहते हैं पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको जो प्लस में संख्या मिलेगा वो भी और माइनस में मिलेगा वो भी, वो सारी संख्याएं जो है आपका पूर्णांक संख्या कही जाती है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में, और इसके बारे में आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए समझते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q का मतलब क्या, यानी कि अंश बटा हर। क्या, अंश बटा हर, यानी कि जिस संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब ये संख्याएं कैसी होती है, जैसे कि ये जो संख्या होती है यही होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारे संख्या परिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि 0 1 2 3, ये सारे संख्या परिमेय संख्या है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर इसको हम अंश बटा हर यानी कि भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होता है, 0 के बटा में कुछ नहीं होता है, 1 के बटा में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1, 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी कि सबके बटा में 1 रहता है, 1 छिपा रहता है, ठीक ना। तो हम इसी को कहते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं कि उस संख्या को कहा जाता है जिसे p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि वही संख्या जिस जहां पर q यानी कि हर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक ना, यानी कि हर जो होना चाहिए, यानी कि जिसे हम p/q के रूप में लिख रहे हैं q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर q 0 हो जाए, कैसे होगा, अगर 2/0 तो 2/0 क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। तो हम उसी को कहते हैं परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन सब बातों को आप समझ रहे हैं। इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि कहे तो अंश बटा हर के रूप में जिसे आप नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। हम इस सब के बारे में हम आगे चल करके और भी अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना, क्योंकि इस वीडियो में हमको आगे थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं इनके बारे में, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसे अब कौन ऐसी संख्या होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कौन सा संख्या होता है, जैसे देखिए √2, इसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, ठीक ना, √3, ठीक ना, √7, बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल से इसका डेफिनेशन भी याद रहता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। आपका समझ रहे हैं ना। चलिए ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाता है, जानते हैं क्या, अभाज्य संख्या। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं होता है, ठीक ना, बहुत लोगों का पता होता है। अब ये संख्या क्या है, ये आगे चल करके आपके क्वेश्चन में मिलेंगे कि अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा उटपटांग भी लगेगा ये क्या होता है भाई, कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या पहले समझ लेते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो एक एवं स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। एक एवं स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से अगर भाग नहीं लगे उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वो संख्या कौन होता है, वो संख्या होता है आपका 2। कौन सा होता है, 2 होता है। 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद होता है आपका 5, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 11 हो जाएगा। ये और भी बहुत सारे होते हैं। और ये संख्याएं जो है जब लगेंगे तो खुद से लगेंगे भाग, और नहीं तो 1 से लगेगा। जब लगेगा तो खुद से। अब बताइए 2 में किसी दूसरे संख्या से भाग दे सकते हैं, नहीं ना। जब जीगा तो 2 से ना तो 1 से। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन ये बताया कि जब खुद से लगेगा नहीं तो 1 से लगेगा।
अब इसके बाद हो गया आपका 3, तो 3 में जब लगेगा तो 3 से लगेगा तो 1 से लगेगा। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जो भी संख्या यानी कि जो 1 से और 1 एवं शून्य को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। आप चाहे तो इन डिफिनीशन को मेरे आवाज के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। अब इसके बाद आते हैं क्या, भाज्य संख्या। कौन सा संख्या, भाज्य संख्या आता है। तो ठीक इसी के उल्टा होता है। कैसे, तो जब 1 एवं शून्य को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है उसको अभाज्य कहते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब 1 एवं स्वयं को, ठीक ना, 1 एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगता है, जब 1 एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगेगा उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे वो क्या होगा, जैसे वो हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि 6 हो जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। इसी तरह से 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं जिसमें जो खुद से भाग लगेगा और किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे जो संख्याएं थी आपका भाज्य संख्या था, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका सम संख्या और विषम संख्या, है ना। इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको। सम संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि जिस संख्या में 2 से पूरे भाग लग जाता है, पूरे का मतलब बिल्कुल कट जाए, दशमलव में ना, यानी कि बिल्कुल कट जाए। तो जिस संख्या में 2 से पूरे भाग लग जाए तो उनको कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना। और विषम संख्या ठीक है उसके उल्टे, यानी कि विषम संख्या वे संख्या है जिनमें 2 से पूरे भाग नहीं लगे, उनको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो बेसिक है आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे आपके प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए आपके प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। यानी कि हमको यहां पर एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ। फिर आप कहिएगा सर ये सीएफ क्या होता है, पहले आप महत्तम समापवर्तक पढ़े हैं ना, बस वही एचसीएफ है, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म हम कहते हैं क्या, कोई भी पूछ देता है, चलते फिरते कोई पूछ देगा, कहेगा कि बताओ कि एचसीएफ क्या होता है, कहिएगा क्या पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ पढ़ रहे हैं। किसी पूछेगा क्या पढ़ रहे हैं तो कहेगा एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो कहेगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप याद रखिएगा। तो यहां पर हमको यही एचसीएफ निकालना है, लेकिन एक एक्सटेंडर विधि से निकालना है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होता है, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम विधि क्या है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कि जब हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, यानी कि जब महत्तम निकालते हैं तो आपके टीचर इस प्रकार से कुछ महत्तम निकाले होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे दिए क्या, यहाँ पर एक संख्या दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 25 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने 30 दे दिया, ठीक ना। और इसको कहा जाएगा कि महत्तम समापवर्तक निकाले। यानी कि आपके पास दो संख्या हो गया, एक हो गया 20, एक हो गया 25, एक हो गया आपका 25 और एक हो गया आपका 30। और ये दोनों संख्या का कहा जाएगा महत्तम निकाले। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें सबसे अधिकतम गुणनखंड क्या है, गुणनखंड का यानी कि जिसको बोलते हैं कॉमन क्या है इसमें, ठीक ना, उभयनिष्ठ क्या है। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका हो गया 5, 25 का हो गया 5 गुने 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर 30 का गुणनखंड अगर आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि 2 गुने होगा, उसके बाद 3 गुने, उसके बाद आता है 5, ठीक ना। यानी कि 3 दूनी 6, 6 5 30 हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन क्या है, 5 है, क्या है कॉमन। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि कहें तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इस विधि से यहाँ पर नहीं निकालना है, इस तरह से नहीं निकालेगा सर गुणनखंड तो दे दोनों को मिला दे, ऐसा ये आपका ये नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर जो हमको सीखना है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन सीखना है, ठीक है। तो आपके टीचर ने इस तरह से सिखाया होगा कि जो बड़ा अंक है उसको बीच में डाल दो और जो छोटा अंक है उसको आठ पर डाल दो और फिर क्या करो, इसका भाग करो, ठीक ना। भाग करो तो 25 एकम 25 आएगा, क्या कर लो, घटा लो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। और टीचर क्या सिखाते हैं वहां पर कि बबुआ जब तक कट नहीं रहा है, जब तक कट नहीं रहा है तब तक इस तरह से भाग देते जाओ। फिर से हम क्या करेंगे, इसको ये जो भाजक इसको उतार देते हैं 25 को, फिर क्या हो गया 5 25, ठीक ना। और ये क्या हो
हो गया, पूरा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, जो अंतिम जो कटाने वाला होता है जिसको हम भाजक कहते हैं, और यही हमारा क्या होता है, मोहतम समापवर्तक होता है। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे की बात है, ठीक ना, इसको तो सब लोग जानते हैं। लेकिन इसी चीजों को हमको स्टेप बाय लिखना है, स्टेप स्टेप करके लिखना है, चरणबद्ध लिखना है, ठीक ना, यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन क्या होता है आपका, देखिए ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, ठीक है। देखिए ये होता है अब भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक ना। और जो b होता है भाजक होता है, क्या होता है, भाजक, ठीक है। और जो q होता है भागफल होता है, क्या होता है, भागफल, ठीक है, भागफल। उसके बाद जो होता है प्लस आर, वो आपका शेषफल होता है, शेष होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, आपने कहीं तो पढ़ा होगा इसको, कहीं तो पढ़ा, कहां पढ़े हैं, हम बता रहे हैं, आप कहां पढ़े होंगे, आप 5 क्लास में पढ़े होंगे। आपके टीचर ये सिखाए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, आप भागवा दे दो, इस तरह से एक भाग दिए होंगे, ऐसे कहेंगे कि बाबू इसका भाग दे दो, और भाग देकर थोड़ा सा जांच करके भी बता दो कि ये जांच सही है कि नहीं है। तो वहां पर जांच करने के लिए नियम लगा था, और यही यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। इसी माध्यम से हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि किस तरह से एचसीएफ ज्ञात हो गया यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि जो दिया गया है 135 और 225 दिया गया है ना, 135 दिया है और 225 दिया गया है। तो जो इसमें सबसे बड़ा है उसको हम ले लेंगे, क्या, उसको लेंगे भाज्य, यानी कि भाज्य मतलब ए ले लेते हैं, जो बड़ा है उसको क्या मान लेते हैं, ए लेते हैं 225, और जो छोटा है उसको क्या कीजिएगा कि बी ले लीजिएगा 135। समझ आ रहा है ना। देखिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके एग्जाम में 100% आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। 100% मैं कहूंगा ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, ठीक ना। अगर ये आप एक बनाना सीख जाते हैं तो समझिए कि एक क्वेश्चन में आप क्वेश्चन एक एग्जाम में आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कीजिएगा क्या कि जो बड़ा है उसको ए मान लीजिएगा और जो छोटा है उसको बी मान लीजिएगा, मान लिए ना। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से तो यूक्लिड विभाजन परिमेय, आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यही ना होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक में भागफल जो शेष, यही ना होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, जो a क्या है, a के जगह पर हम रख देते हैं क्या 225, ठीक है, और यहाँ पर b के जगह पर रख देते हैं क्या, यानी कि 135। अब यहाँ पर q कहां से लाए, ये तो रखा गया। तो आप सहूलियत के लिए कहीं रफ में या फिर बगल में आप जिस तरह से आप चौथा पांचवा में जिस तरह से सीखे हुए हैं आप मोहतम समापवर्तक बनाना, वहां से आपको उस तरह से बना करके आप प्राप्त कीजिएगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे 135 से कम 135 एक मर्तब में जाएगा तो एक मर्तब में 135 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। आपके टीचर यही ना सिखाते थे कि इसको घेर करके फिर इसको खींच दीजिए इधर, ठीक ना, 135 हो गया ना। अब 90 एकम 90 जाएगा, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, 90 एकम 90 होगा और जब हम इसको घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिर से क्या करते हैं टीचर की, कहते हैं कि इसको घेर दो, जब तक नहीं कट रहा है तब तक इसको भाग देते जाओ। 45 दूनी 90 हो गया और यहां से कट गया। आपका अंतिम जो भाजक आता है वही महत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि यहाँ पर जो भाजक है आपका 45 है ना। तो भाजक 45 है तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 45 आएगा। और इन्हीं चीजों को यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन के नियम से चरणबद्ध, यानी कि कहे तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कैसे, अब देखिए हमने क्या बताया था कि ये a है और ये क्या है, b है। तब b है तो जो भागफल है वो q होगा और जो शेषफल है वो r होगा। तो हम यही चीज लिख देते हैं यहाँ पर गुणे q, यानी कि 1 प्लस शेषफल 90। चरणबद्ध हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं।
फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, यानी कि इसको 135 को यहाँ पर खींच कर लाइए और बराबर 90 को यहाँ पर लाइए। क्यों? क्योंकि इस स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये आपका सेकेंड स्टेप है। ये आपका सेकेंड स्टेप, देखिए ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 90 भाजक है, तो देखिए भाजक के सामने भाजक बैठ गया और ये भाज्य है तो आकर बैठ गया। अब इसका गुणनफल कौन है, इसका भागफल कौन है, इसका भागफल है आपका 1 और प्लस, और इसका शेषफल क्या आ रहा है 90, इसका शेषफल है 45, मैंने लिख दिया 45। फिर इसी तरह से क्या करना है, 90 को खींच कर लाइए यहाँ पर, उसका 45 को यहाँ पर। अब इसका भागफल क्या है, भागफल है आपका कितना 2 है और शेषफल क्या है 0 है। जब शेषफल 0 आ गया तो मैंने बताया था ना, जो अंतिम भाजक होता है जो उसी को हम HCF कहते हैं। तो इसलिए HCF बराबर कितना 45, और यही आपका आंसर होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरह से बनाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए हम दूसरा भी क्वेश्चन एक बार हम करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यही ना है आपका 196 और 38,220, यही ना है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और कहा जाता है इसका भी HCF ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। हमने क्या बताया था कि जो बड़ा होगा उसको A मानना है, क्या मानना है, ले लेना है आपको A। ठीक है, 38,220 है, ठीक है, A ले लीजिएगा। और जो छोटा है उसको क्या करना है, आपको B मान लेना है, B ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है ना। आप सहूलियत के लिए मैंने बताया ना कि आप क्या कीजिएगा, जिस तरह से आपके टीचर पहला चौथा पांचवा में सिखाए होंगे, यानी कि 38,200 यानी कि 20 को क्या कीजिएगा कि बीच में, और जो छोटा है आर को इसी तरह सीखे हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि इसमें कितना से गुना करें कि इतना आ जाए, जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो हमारा भागफल होगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा। 196 है, 196 में 195 से जब गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, पूरा बराबर आ जाएगा। और ये पूरा कट गया, एक के बार में समाप्त हो गया। जब एक के बार में समाप्त हो गया तो हमारा यहाँ पर भी काम एक के बार में समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर A क्या है, देख लीजिए, जो है उसको लिख लीजिए 38,220 इक्वल टू B क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर 1996 गुने इसका भागफल क्या आया था, थोड़ा सा 195 कितना प्लस शेषफल कितना आया था, मतलब यहाँ पर हम 0 थोड़ा सा दिखा देते हैं, 0 हो गया, यही ना है, ठीक है। अब बताइए, आगे बताइए, इसमें आपका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 196 होगा, समझ रहे हैं ना, इसका HCF क्या होगा 196 होगा। इसी तरह से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम बना देते हैं, आपको बस हम बना रहे हैं, आप सीखिए, ठीक ना, आपको बस सीख लेना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, 867 और 255, क्या है 867 और 255। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है और हमको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमने यही ना बात बताया था कि जो बड़ा होगा उसको A लेना है, जो छोटा होगा उसको B लेना है। तो हम क्या करते हैं क्या कि जिसमें जो बड़ा है यानी कि 867 इसको हम ले लेते हैं A, जो छोटा है इसको ले लेते हैं B यानी कि 255। हमने 12 को A और छोटा को B ले लिया। हमको कौन सा नियम लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही ना होता है, A बराबर BQ प्लस R। A क्या है 867, B क्या है 255 प्लस नहीं गुने Q। अब Q कहां से आएगा और R कहां से आएगा, तो हमको बताया था ना आप लोगों को कि क्या करना है कि सिंपल सा जो बड़ा वाला है बीच में डाल दीजिए। जिस तरह से आप सिंपल महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सीखे हैं उस तरह से पहले निकाल लीजिएगा। कैसे, R पर रखिए जो छोटा वाला है, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए, कितना मर्तब में जाएगा, ये 3 मर्तब में जाएगा। कितना मर्तब में, 3 मर्तब में। 5 तिहाई के 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7।
7 से कितना आ गया 65। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 1। ठीक ना। क्या करना है, तब तक कटाना है जब तक ये कट नहीं जाता है, तब तक भाग देना है जब तक ये कट नहीं जाता है। और फिर इसके बाद किसको लाएंगे 255 को। ये बहुत सिंपल विधि है, हम पहले से ही सीखे हैं इसको। ठीक ना। अब ये कितना मर्तब में जाएगा 2 मर्तब में जाएगा। कितना मर्तब में 2 मर्तब में। कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 0 के 0, 2 एकम 2। घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, 5 के 5 और ये क्या होगा कट जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपके फिर इसको लाना है यहाँ पर, यानी कि 102 ला दिए, फिर इससे भाग देंगे। कितना मर्तब में जाएगा 2 मर्तब में चला जाएगा। 2 मर्तब में 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा और ये कट गया। मेरा काम समाप्त हो गया। यहाँ पर जब समाप्त हो गया तो जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भाजक कटाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी कि HCF बोलते हैं। तो अब देखिए प्रथम चरण में हमको इसी चीज को क्या करना है चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्या है आपका भाज, ये है लिखा गया, और यहाँ पर है आपका b लिख दिए। इसके बाद q यानी कि भागफल क्या है 3 लिख दिए, प्लस r शेषफल यानी कि आपको क्या लिख दिए यहाँ पर 102 लिख दिए। ठीक ना। अगले स्टेप में अगर हम जा रहे हैं दूसरा स्टेप में लिखने के लिए, तब दूसरा स्टेप के लिए a बराबर ये हो जाएगा, ठीक ना, और b बराबर ये हो जाएगा और q ये r ये। तो हम इसको क्या करते हैं ले लेते हैं 255। ठीक है। इसके बाद 102 को यहाँ पर ला देते हैं गुने इसका भागफल क्या है 2 है, प्लस शेषफल इसके लिए क्या है 51 है। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर इसी तरह से इसको चरणबद्ध करते हैं, इसको यहाँ पर ला दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए भागफल क्या है देख लीजिए ध्यान से, आपका 2 है और प्लस इसके लिए r मतलब 0, यानी कि यहाँ पर 0 है। ठीक है, मेरा यहाँ पर काम समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा काम पूरा समाप्त हो गया। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा HCF बराबर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जो अंतिम भाजक कटा रहा है वही होगा, यानी कि 51। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। ठीक ना। तो हम आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। ठीक ना। हम अगले वीडियो में फिर इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे।